भाभी खाने में क्या बनाऊं? घर की सफाई पूरी हो गई। आप जो बोलो खाने में चढ़ा दो। आज मुझे घर जल्दी जाना है। राधा ने घर की बहू स्नेहा से पूछा और फ्रिज खोल कर के सब्जी निकालने लगी। राधा, ऐसा कर आज दाल चावल और आलू की सब्जी बना ले, साथ में पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी भी। ठीक है भाभी। अच्छा भाभी, खिचड़ी भी डाल दूं? कल डॉक्टर ने बाबूजी के लिए खिचड़ी खाने के लिए कहा था ना, और अम्मा ने कहा था बाबूजी के लिए जाते जाते खिचड़ी बनाती जाऊं। राधा ने पूछा तो स्नेहा ने बड़े ही अनमने ढंग से कहा, अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं। कल रात की खिचड़ी आज ही फेंकनी पड़ी, और बाबूजी बिल्कुल ठीक है, वो दाल चावल खा लेंगे। बेकार में सामान का क्यों नुकसान करना। कहते हुए स्नेहा चली घर की ऊपरी मंजिल पर। घर 2 मंजिल का था। घर के नीचे के हिस्से में रसोई और बैठक था, और घर के मालिक अनिरुद्ध जी और रमा जी रहते थे। उनके बेटे बहू और पोते का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर अनिरुद्ध जी ने बनवाया था। साड़ियों के व्यापारी अनिरुद्ध जी के घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। अनिरुद्ध जी ने व्यापार को बहुत ऊंचाई दी, और अब वो बेटे के साथ काम करते हैं, और शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में उनका नाम शामिल है। दोपहर के समय पति और बेटे के आने का समय हुआ। रमा जी रसोई में गई देखने के लिए कि क्या क्या तैयार हुआ। राधा, क्या क्या बनाया है? अम्मा, दाल चावल, आलू की सूखी सब्जी और पनीर की ग्रेवी वाली, बस सब तैयार है। खीरे का रायता बना रही हूँ। और बाबूजी के लिए मूंग वाली खिचड़ी, वो तैयार है ना? सब आते ही होंगे। उनका सवाल सुन राधा चुप हो गई। वो अम्मा, भाभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो खाना बन रहा है वो बाबूजी भी खा लेंगे। ये कहते हुए राधा सर झुकाकर खड़ी हो गई। ऐसा कर, तू खिचड़ी चढ़ा दे, बाबूजी खिचड़ी ही खाएंगे। ये कहते हुए वो बाहर चली गई। रमा जी गुस्से से बिफर पड़ी और हॉल में आई और स्नेहा को आवाज लगाई, हाँ माँ, क्या हुआ? अभी तो बाबूजी और रमेश आई ही नहीं, फिर आपने क्यों बुलाया? राधा को तुमने खिचड़ी बनाने से मना किया स्नेहा? 2 टूक का सवाल सुन स्नेहा घबरा गई। हाँ माँ कहते हुए उसके पसीने छूट गए। रमा जी ज्यादा नहीं बोलती, ना ही सास बनकर बहुत टोक टाक करती स्नेहा से, लेकिन स्नेहा जानती थी कि इस घर में उनका रुतबा सबसे बड़ा था, इसलिए बार बार वो कोशिश करती उनके आभा मंडल को तोड़ने की, उनको चुनौती देने की, लेकिन हर बार असफल हो जाती। आज फिर वही काम किया था। स्नेहा चाहती थी कि घर पर उसका ही राज चले। वो, माँ, मैंने सोचा कि अब बाबूजी की तबीयत ठीक है, बस इसीलिए। स्नेहा, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं रोकती टोकती, लेकिन एक बात बता दूं, अभी भी ये गृहस्थी मेरी है, और वो रसोई भी। मैं हमेशा तुम लोगों को छूट देती हूँ, तुम लोग अपनी जिंदगी जैसे मन हो जियो, लेकिन ये हक कभी नहीं दिया कि तुम हम दोनों पति पत्नी के जीवन का रहन सहन का फैसला लो। ये घर और गृहस्थी मेरी है, और जो जमी जमाई रसोई तुम देख रहे हो ना, उसको जमाने में मेरी जिंदगी के 40 साल लगे हैं। ऊपर के मंजिल पर एक रसोई घर है, आज से तुम अपनी रसोई वहां पर जमा लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, और उस रसोई की मालकिन बनकर के खुद के लिए फैसले लेना। लगातार गुस्से में बोलते हुए रमा जी कांपने लगी। तभी अनिरुद्ध जी बेटे के साथ आ गए। भाई क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? खाना तैयार हो तो डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम आते हैं, और सुनो, खिचड़ी के साथ थोड़ी चटनी भी बनवा लेना। अब इतना खाने की इजाजत तो है ना? हाँ हाँ बैठिए ना, बस सब तैयार है। ये कहते हुए रसोई में गई और जल्दी से मिर्च और लहसुन की चटनी बनाने लगी। सभी ने खाना खत्म किया और कुछ देर के बाद अनिरुद्ध जी बेटे रमेश के साथ दुकान चले गए। रमा जी ने स्नेहा को बुलाया और बोली, स्नेहा, क्या सोचा है? आज शाम तक अपनी रसोई जमा लो। मैंने अनिरुद्ध जी और रमेश के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुम चाहो वैसा हो। स्नेहा डरी हुई थी, अब तो उसकी हालत खराब थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी छोटी सी धृष्टता ऐसे गले पड़ जाएगी और सासू माँ इतना कठोर बन जाएंगी। रमेश माँ के लिए कोई तकलीफ, उनकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता था। तुरंत सासू माँ के कदमों में गिर गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आपका बड़प्पन है कि आपने रमेश और बाबूजी के सामने कुछ नहीं कहा। कहते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रमा जी ने बहू के हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बोल पड़ी, बहू, मैं भी चाहती हूँ कि तुम इस घर की जिम्मेदारियों को संभालो। तुम जब ब्याह करके आई थी तब से मैंने कभी अपने विचार तुम्हारे ऊपर नहीं थोपे। चाहती हूँ कि तुम जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन सभी की भावनाओं का ख्याल रखकर, किसी का मन न दुखाओ। राधा जब भी पूछती खाने में क्या बनेगा, तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। मैं चाहती तो खुद ही सब बताती। किसी गृहस्थी को बनाने में सालों लग जाते हैं। पति पत्नी की मेहनत, उनके अपने अनगिनत सपने, जिन्हें वो गृहस्थी की नींव में झोंक देते हैं, अपना धैर्य, जाने क्या क्या। उस गृहस्थी में सभी की भावनाओं का ख्याल होना चाहिए। बड़ा या छोटा, सभी को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए।
तब एक गृहस्थी सुंदर बनती है। ये कहते हुए रमा जी की आंखों से निर्झर नीर बहने लगे। स्नेहा ने उनके आंसू अपने हाथों से पोंछे और बोली, माँ मैं समझ गई, गृहस्थी को किसी से लेना या मांगना नहीं होता। वो एक भाव है जिसे जीना होता है, जिसे समझना होता है। एक एक दिन का जोड़कर गृहस्थी बनती है। मैं तो आज तक जिम्मेदारियां और अधिकार आपसे छीनना चाहती थी, अब नहीं। मैं एक एक करके अपनी गृहस्थी की ईंट रखूंगी आप ही की तरह। ये कहते हुए उनके गले लग गई स्नेहा और रमा जी ने उसे सीने से लगा लिया। वो समझ रही थी कि सुबह का भूला बच्चा शाम को घर वापस आया है, तो एक माफी तो बनती है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, आपके जहन में क्या आ रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए। साथ ही से शेयर करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर हमें इंस्पायर करता है ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए। साथ ही